आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। और सच कहूं तो ये कोई आम सफर नहीं है। ये उन अक्षरों की कहानी है जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में पढ़ते और लिखते हैं। प्रसिद्ध विद्वान गुणाकर मूले जी के निबंध पर आधारित आज हम देवनागरी लिपि के उस शानदार इतिहास और उसके गहरे रहस्यों की परतें खोलेंगे। ये लिपि आखिर आई कहाँ से, इसका ये खास नाम कैसे पड़ा, और सबसे बड़ी बात, इसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक धागे में कैसे पिरोया। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए सीधा विषय की गहराइयों में उतरते हैं। आज के हमारे सफर के अहम पड़ाव होंगे नागरी लिपि और उसकी लेखक का परिचय, लिपि की असल स्थिरता, देवनागरी शब्द के पीछे का ऐतिहासिक रहस्य, दक्षिण भारत में इसका प्रभाव, और अंत में प्राचीन सिक्कों पर नागरी लिपि का शानदार इतिहास। भाग 1, नागरी और लेखक। ये पूरी की पूरी जानकारी भारतीय लिपियों की कहानी नाम की एक बेहद प्रसिद्ध किताब से ली गई है। आइए इसके पीछे के शानदार दिमाग को थोड़ा करीब से जानते हैं। बात करते हैं लेखक गुणाकर मूले जी की। 1935 में जन्मे मूले जी के बारे में एक बात जो सच में आपको हैरान कर देगी, वो ये है कि उन्होंने शुरुआत में गणित की पढ़ाई की थी। जरा सोचिए, एक गणित का छात्र आगे चलकर इतिहास, विज्ञान और संस्कृति का इतना बड़ा विद्वान कैसे बन गया। अपने करियर में उन्होंने बिना रुके 2500 से ज्यादा लेख और 30 से अधिक किताबें लिख डाली। 2009 में अपने निधन तक उन्होंने ज्ञान का जो विशाल खजाना दुनिया को दिया, वो वाकई बेमिसाल है। अब आते हैं भाग 2 पर, लिपि और स्थिरता। आखिर अराजकता से व्यवस्था तक का ये सफर कैसा रहा। आइए समझते हैं कि लिपि की मूल अवधारणा असल में होती क्या है। लिपि की सटीक परिभाषा क्या है? देखिए, कोई भी भाषा मूल रूप से सिर्फ ध्वनियों का एक समूह होती है। जब तक आप उन ध्वनियों को एक दृश्य और व्यवस्थित रूप नहीं देते, तब तक वे बस हवा में गूंजती रहती हैं, है ना? लिपि ही वह माध्यम है जो वर्णों या ध्वनि चिन्हों को लिखने की एक निश्चित व्यवस्था देती है। ये उन आवाजों को कागज पर हमेशा हमेशा के लिए एक स्थिर क्रम में कैद कर लेती है। और ये बात यहाँ बहुत ही शानदार तरीके से स्पष्ट होती है। देखिए, एक व्यवस्थित क्रम में राम एक स्पष्ट और गहरा अर्थ रखने वाला शब्द है, लेकिन अगर हम उन्हीं वर्णों का क्रम जरा सा भी बिगाड़ दें तो वो बन जाता है मरा। ध्वनि बिल्कुल वही है, अक्षर भी वही है, लेकिन एक निश्चित क्रम न होने की वजह से शब्द का पूरा अर्थ ही नष्ट हो गया। यही तो एक लिपि की असली ताकत है, उसका एक सख्त और व्यवस्थित क्रम। तो देवनागरी को दुनिया की सबसे बेहतरीन लिपियों में क्यों गिना जाता है? इसका सबसे बड़ा कारण है शब्दों के ऊपर खींची जाने वाली वो स्पष्ट लकीर, जिसे हम शिरोरेखा कहते हैं। अगर कृष्ण, कन्हैया जैसे शब्द को देखें तो ये ऊपर की लकीर शब्द की पूरी लंबाई के साथ बिल्कुल सटीक रूप से चलती है। जब टाइपिंग और प्रिंटिंग प्रेस का दौर शुरू हुआ तो इसी एक खासियत ने छपाई की दुनिया में एक अभूतपूर्व स्थिरता ला दी। देवनागरी अपनी इसी लकीर की वजह से छपाई के लिए सबसे उत्तम विकल्प बन गई। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, देवनागरी का रहस्य। एक आम लिपि के नाम के साथ देव यानी ईश्वर का शब्द आखिर कैसे जुड़ गया? आइए इसके पीछे की ऐतिहासिक गुत्थी को सुलझाते हैं। इसके नामकरण को लेकर इतिहास में 3 प्रमुख सिद्धांत मिलते हैं। पहला ये मानता है कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया, इसलिए इसे नागरी कहा गया। दूसरा सिद्धांत इसके भौगोलिक उद्गम से जुड़ा है। माना जाता है कि इसका प्रयोग काशी और मथुरा जैसे शहरों में शुरू हुआ, जिन्हें देवों की नगरी कहा जाता है, और संभवतः वहीं से ये देवनागरी कहलाई। और तीसरा दिलचस्प मत पादतार्तिकम नाम के एक प्राचीन नाटक से आता है, जिसमें उस समय के पटना शहर को नगर कहा गया था। ये सभी मत अपने आप में बहुत ही तार्किक हैं और निष्पक्ष रूप से इस लिपि के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाते हैं। भाग 4, दक्षिण भारत में नागरी। अब हमारा ध्यान उत्तर भारत से हटाकर दक्षिण भारत के शानदार इतिहास की ओर ले चलते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि उत्तर भारत में जो सर्वव्यापी देवनागरी थी, ठीक वही लिपि दक्षिण भारत के इतिहास में भी गहराई से अपनी जड़ें जमा चुकी थी। वहां राष्ट्रकूट और विजयनगर के शासकों ने अपने शिलालेखों में इसका भरपूर उपयोग किया, जिसे दक्षिण में नंदी नागरी के नाम से जाना गया। और अगर हम पूर्व की तरफ जाएं तो बंगाल की बंगाली लिपि को भी देवनागरी की बहन ही माना जाता है। देखा जाए तो चाहे हिंदी हो, मराठी हो, नेपाली हो या गुजराती, ये सभी भाषाएं इसी एक साझा दृश्य आधार से आपस में मजबूती से जुड़ी हुई हैं। और अब हम पहुंच गए हैं भाग 5 पर, सिक्कों पर नागरी का इतिहास। यानी अब हम सैद्धांतिक बातों से आगे बढ़कर ठोस और भौतिक ऐतिहासिक साक्ष्यों की जांच करेंगे। समय के साथ इस लिपि ने कैसे अपनी पकड़ मजबूत की, ये देखना वाकई दिलचस्प है। 8वीं शताब्दी तक आते आते ये पूरे देश में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने लगी थी। 11वीं शताब्दी तक तो ये विभिन्न क्षेत्रीय सिक्कों पर एक अमिट प्रमाण के रूप में प्रमुखता से छपने लगी, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक प्रमाण मिलता है 12वीं शताब्दी के केरला से।
वहां महाराजा के सिक्कों पर देवनागरी में स्पष्ट रूप से वीर केरलस्य उकेरा गया था। ये इस बात का पक्का सबूत है कि यह लिपि सुदूर दक्षिण तक कितनी गहराई तक पहुंच चुकी थी। इतिहास का एक और बेहद हैरान करने वाला तथ्य ये है कि कई प्रमुख इस्लामी शासकों ने भी अपने आधिकारिक कामकाज और सिक्कों के लिए नागरी लिपि का खुलकर इस्तेमाल किया था। महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह सूरी और राजा अकबर, इन सभी शासकों के सिक्कों पर देवनागरी लिपि के उपयोग के बिल्कुल स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण आज भी मौजूद हैं। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि राजा अकबर के सिक्कों पर हमें सांस्कृतिक एकता का एक अद्भुत और अप्रत्याशित उदाहरण देखने को मिलता है। इन खास सिक्कों पर राम और सीता के चित्र उकेरे गए थे और उनके ठीक नीचे पूरी तरह से देवनागरी लिपि में राम सिया लिखा गया था। ये ऐतिहासिक तथ्य हमें साफ तौर पर यह दिखाता है कि देवनागरी कभी भी सिर्फ एक भाषा या किसी एक धर्म तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये सांस्कृतिक सीमाओं को तोड़कर लोगों को जोड़ने वाली एक अत्यंत शक्तिशाली कड़ी थी। और इसी के साथ आज का ये विश्लेषण एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न पर आकर रुकता है। जरा सोचिए, कैसे एक अकेली लिपि जो अलग अलग नामों और रूपों में ढली, वो भूगोल, भाषा और धर्म की हर दीवार को पार करते हुए पूरे उपमहाद्वीप के इतिहास का सबसे बड़ा साझा धागा बन गई। अगली बार जब भी हमारी नज़र किसी किताब या अखबार के पन्नों पर पड़ेगी, तो इन अक्षरों के पीछे छिपे इस सदियों पुराने इतिहास पर विचार करना बेहद रोमांचक होगा। आज के इस गहरे विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।